स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूं उसका नाम है जुबलियन फूडवर्क्स। देखिए, जुबलियन फूडवर्क्स बेसिकली एक फूडवेयर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और इस कंपनी के ऊपर जब मुझे एक ट्रेड मिला था और उसके बाद मुझे थोड़ा सा टाइम भी लगा क्योंकि एक अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ था। उसके मुझे लॉसेस भी चल रहा था, मैंने लॉसेस को बुक नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि इस कंपनी एक ना एक दिन वो रिकवरी जरूर करेगा। और किस तरीके से ट्रेड बना था वो सबसे पहले डिस्कशन करूँ। जब ट्रेड बनना शुरू हुआ वो टाइम ऑफ पीरियड था जनवरी 2023 में। और जनवरी 2023 से लेकर कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ, कब उसके बाद हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली जो ब्रेकआउट हुआ बट तब टाइम था सितंबर 2023। तो सोचिए एटलीस्ट 9 मंथ लग गया कि सिर्फ पैटर्न्स क्रिएट होने में। देखिए, पैटर्न्स क्रिएट होने में कितना दिन लगा वो इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि पैटर्न्स के लिए मुझे इंतजार नहीं करना पड़ा। मुझे चाहिए था पैटर्न्स कंप्लीट होने के बाद, कोई भी पैटर्न्स कंप्लीट हो रहा है उस टाइम मुझे फोकस रखने का। तो हमेशा आपको बोलता हूँ कि कोई भी पैटर्न्स क्रिएट हो रहा है तो पैटर्न स्टार्टिंग हुआ है तो उसके ऊपर फोकस मत रखिए। जो पैटर्न ऑलरेडी कंप्लीट होने वाले हैं तो उसके ऊपर फोकस रखिए। तो जब यहाँ पे ऑलरेडी एक कफ के साथ हैंडल पैटर्न कंप्लीट हुआ था तब मैंने इसके ऊपर फोकस रखा और फाइनली मुझे एक लेवल्स देखने को मिला, ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन। और मैं इंतजार किया कब रिटेस्ट करेगा, तो फाइनली रिटेस्ट कब किया इस जगह पे। तो इस जगह पे मैंने एंटी एक्चुअली लिया और एंटी होने के बाद कंपनी ने देखिए थोड़ा सा नीचे आया और जिस तरीके से वो ऊपर जा रहा था मुझे लग रहा था वो टारगेट को अचीव करेगा, मगर हुआ कुछ उल्टा। इसी जगह से कंपनी के ऊपर देखिए बिग फॉल हो गया। बिग फॉल मतलब ओवरऑल में अगर मेरे एंटी लेवल से भी, अगर मैं मेरे एंटी लेवल से भी जिस तरीके से करेक्शन है उस लेवल तक देखूँ तो 18% के आसपास क्रैश हो गया था, मगर मैंने माल नहीं बेचा। तो मैं इंतजार कर रहा था कि 20% गिरे तो और भी कुछ क्वांटिटी ऐडिंग करूंगा, मगर 20% तो गिरे नहीं। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी ऐड नहीं कर पाए और उसके बाद कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके देखिए कंपनी जो जर्नी स्टार्ट किया और फाइनली वो जर्नी को टारगेट के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। अभी कितना टाइम लगा इस टारगेट पाने में, देखिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा। एटलीस्ट एंटी लेवल से मैं अगर टारगेट तक देखूँ तो कंपनी ने टारगेट दिया 20%, और वो भी कितना 333 डेज, मतलब एक साल के अंदर अंदर कंपनी 20% के आसपास रिटर्न दिया। देखिए, इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकता क्योंकि किसी भी कंपनी 20% तक रिटर्न दिया है, ये मेरे लिए बेस्ट है। दूसरी बात, मैंने जब देखा कि ऊपर में कंपनी का रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो रेजिस्टेंस देखने को मिला 646 लेवल। ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस को कंपनी को स्ट्रांगली ब्रेक करना पड़ेगा तभी वो ऊपर जाएगा। तो ब्रेकआउट तो किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब यहाँ पे कंपनी करेक्शन भी हो सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कुछ टाइम ऑफ पीरियड में होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद एक बिग जर्नी देखने को मिल सकता है। इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है 805 रुपीज के आसपास। तो क्या फिर से मुझे कोई यहाँ पे एंटी मिला? देखिए, फिलहाल के लिए तो मुझे कोई एंटी नहीं मिला। हाँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ अगर कंपनी इस जगह से कुछ यू टर्न लेकर एक पैटर्न क्रिएट करे तो यहाँ पे लंबा सा एक काफी धाना पैटर्न बनेगा और एक लंबा सा टारगेट लेकर मैं चलूंगा क्योंकि इसका लाइफ टाइम हाई बहुत दूर है, 914 रुपीज। इस लेवल तक अगर टारगेट बने तो तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर काम करता रहूंगा। तो मैं काम करने का डिसीजन सिर्फ इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी का मुझे वैल्यूएशन सस्ता लगा। आप कहेंगे सर 160 क्या आपको सस्ता लगा? हाँ, इंडस्ट्रीज पीरियड के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है, बाकी खुद के पीरियड के हिसाब से ज़्यादा है। अगर मैं ज़्यादा के बारे में बात करूँ तो खुद देख सकते हैं 105 कंपनी का एवरेज 5 साल के पीरियड से है और कंपनी का वैल्यूएशन 150 के आसपास है। तो हमेशा लोग कहते रहते हैं कि 10 से 30 के अंदर अंदर ही पी रेशियो अगर हो तो वो उसको ठीक ठाक माना जाता है। तो यहाँ पे तो 150 के आसपास है। क्या वैल्यूएशन सस्ता है? देखिए, कुछ कंपनी होता ही ऐसा है कि जिसका वैल्यूएशन हमेशा हाई रहते हैं। जैसे कोविड के टाइम में इस कंपनी का पी रेशियो सिर्फ 50 आया था। तो सोचिए 50 के नीचे आया ही नहीं कभी, मतलब इसका वैल्यूएशन हमेशा हाई ही रहते हैं। तो उसके साथ-साथ मैंने जब क्वार्टरली रिजल्ट को चेक किया, तो मुझे जो डेटा देखने को मिला वो स्ट्रॉन्ग डेटा है। क्योंकि 893 से 1200 करोड़, 1300 करोड़ और 1900 करोड़। तो एक अलग लेवल का कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला और सॉरी सेल्स का ग्रोथ देखने को मिला और उसके हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिवली ग्रोथ होता देखने को मिला है। तो यही कुछ कारण के वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव हूँ। और मुझे सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा इस कंपनी का, वो आप खुद ही देख सकते हैं, फिक्स्ड एसेट परचेज। कंपनी देखिए हर साल में खुद के फिक्स्ड एसेट परचेजिंग पावर को बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस बार भी कंपनी 850 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट को परचेज किया
और करीबन 750 करोड़ के मतलब इन्वेस्टमेंट परचेज किए। तो ये 2 पॉइंट्स कंपनी के ऊपर मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट को सेल भी नहीं किया, परचेज किया है, मतलब हाथ में तो एक एसेट है, उसको आज नहीं तो कल बेच सकते हैं। मान के चलिए आज अपने कोई शेयर को खरीदारी किए है, तो चाहे वो प्रॉफिट और लॉसेस हो, तो आपका पैसा एक है, तो वो बाद में आपको प्रॉफिट देकर आपका पैसा बढ़ा भी सकते हैं, तो वो आपके लिए एक एसेट है। तो उसी तरीके से कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट भी एक एसेट माना जाता है। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के ग्रोथ के लिए एक क्लियर कट अंदाजा दे रहा है। साथ ही साथ इन्वेस्टर भी इस कंपनी को अलग लेवल में ट्रस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड ने कुछ क्वांटिटी को एडिंग किया जब एफआईएस ने माल बेचा। तो पब्लिक तो पहले से ही जितना था उतना ही है, 7-7.5% के आसपास। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। सबसे पहले मैं इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि मैं जिस लेवल का इंतजार कर रहा हूँ मुझे लगता है उस लेवल तक आने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी लगातार जर्नी होने के बाद जब कंपनी लो करना शुरू किए, तो देखिए क्या बन रहा है, लोअर लो बनते चले जा रहे हैं। तो कंटिन्यूसली अगर इस तरीके से लोअर लो बनते रहे तो कंपनी नीचे लेवल तक आएगा। वो लेवल को जो मैंने मार्किंग करके रखा हूँ 273 रुपीज़, अगर इस लेवल को टच करे तो मेरे लिए एक बेस्ट एंटी यहाँ पे बन सकते हैं। बेस्ट एंटी बन सकते हैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज बने, इस कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज के बेसिस में टॉप और ग्राउंड लेवल को जब मार्किंग किया गया, तब मुझे एक पॉइंट्स देखने को मिला, एक परसेंटेज देखने को मिला, जो है 26% के आसपास। तो मुझे लगता है जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा, तब क्या बनेगा, इस जगह पे एंट्री और इस हाई लेवल तक बनेगा टारगेट। तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन और सिनेरियो बन रहा है, जो कंपनीज के लिए आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है, जो कंपनीज को आगे जानने के लिए करने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं फिलहाल के लिए इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होने के बाद भी मुझे इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के सेल्स के डेटा अगर देखेंगे तो हर टाइम सेल्स सेम टू सेम हो रहा है। कोई भी टाइम्स में सेल्स ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। प्रॉफिट ग्रोथ भी सेम टू सेम है, 300 करोड़ के आसपास ही। तो ऐसे क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी के जो बिजनेस है, जो बिजनेस के ऊपर कंपनी काम करने वाले है, वो बिजनेस अभी तक स्टार्टिंग ही नहीं हुआ। तो जब से कंपनी बिजनेस को स्टार्ट करने का अनाउंसमेंट किया है, तब से लेकर कंपनी भागता हुआ देखने को मिला था। अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, जब बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तो सोचिए कंपनी किस लेवल तक, किस हद तक ऊपर जा सकते हैं। तो क्वेश्चन मार्क ये है कि कंपनी को प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है, अगर बिजनेस ही नहीं हो रहा है तो। देखिए कंपनी ने इन्वेस्टमेंट अच्छी तरीके से करके रखे हैं। अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज किया है कितना, करीबन 17,000 करोड़ के आसपास। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है, करीबन 1 लाख, मतलब 1,33,000 करोड़ के आसपास है। मतलब यहाँ पे क्लियर कट अंदाजा मिल रहा है कि कंपनी खुद की जो पैसा है, उस पैसे को कंपनी इन्वेस्ट करके वहाँ से इंटरेस्ट कमा रहा है, वहाँ से प्रॉफिट कमा रहा है। तो जो प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिला, जैसे देखिए आपने, अगर आपका एक बिजनेस है और उस बिजनेस के पैसे से आप क्या किया, कुछ शेयर खरीदारी कर लिए आपके दुकान के, आपके बिजनेस के नाम से। अगर उस शेयर में मान के चलिए आपने 5 लाख रुपया निवेश किए थे, और वो बढ़ के हो चुके हैं आज 6 लाख, तो परसेंटेज वाइज आपके 1 लाख के ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो वो प्रॉफिट किसके जेब में जाएगा, क्या आपके जेब में जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बिजनेस के हिसाब से आपने खरीदारी किए थे, तो वो बिजनेस के लिए ही एक प्रॉफिटेबल हो बिजनेस रहेगा। मतलब जो प्रॉफिट आपने कमाया, वो बिजनेस के लिए आप दिखाएंगे, और बिजनेस में ही वो प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में आपको एडजस्टमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि कंपनी में दम है, तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ इस पैटर्न्स बनने का, तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर इंतजार करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस टारगेट को अचीव, सॉरी, इस पॉइंट को टच करने के लिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है गुजरात गैस लिमिटेड। तो गुजरात गैस लिमिटेड के बारे में सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्टर्स के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे भी मुझे एक पैटर्न्स देखने को मिला था, और बहुत बेहतरीन पैटर्न्स देखने को मिला, क्योंकि पहले एक शोल्डर बने, उसके बाद एक बिग हेड बने, और उसके बाद शोल्डर बने। अभी देखिए जो बिग हेड बना है, वो हेड कुछ इस लेवल में बना है, क्योंकि कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है, उसी के अकॉर्डिंग उसके हाई के नीचे ही कंपनी का टारगेट बना है। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि कंपनी जब यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर जाने के बाद फिर से एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, मतलब कंपनी इस रिटेस्ट करने के बाद वो ऊपर जाने का चांसेस रहेगा। तो बार बार वो नीचे क्यों आते हैं ब्रेकआउट होने के बाद? देखिए मान के चलिए यहाँ पे कुछ बड़ी क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं खुद के
होल्डिंग को, खुद के बाइंग को, तो वो मान के चलिए 1 लाख क्वांटिटी उठाने वाला है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो मान के चलिए इस जगह पे वो सिर्फ़ 60,000 क्वांटिटी ही ऐड कर पाया है। तो बाकी क्वांटिटी कहाँ पे ऐड करेंगे? तो उसके लिए वो शेयर को फिर से नीचे लेके आएँगे और उस जगह से वो फिर से बाइंग करेंगे और उसके बाद धीरे-धीरे करके वो ऊपर चला जाएगा। तो देखिए कंपनीज़ के ऊपर दम है, तो मैं ज़रूर इस कंपनी को जो टारगेट लेवल है, उस लेवल तक इंतज़ार करूँगा। क्योंकि एंट्री लेवल से अगर टारगेट लेवल तक देखूँ तो 30% के आसपास गेन मिलने का चांसेस है। तो इसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी में दम है। क्योंकि दम है मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये कंपनी क्वार्टरली भी इस बार हाईएस्टली सेल्स जनरेट किया। एक्सपेंस को मिटाने के बाद हाईएस्टली प्रॉफिट भी जनरेट किया। 215 करोड़ से 330 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। एक बेस्ट तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है, जो कंपनी को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है, जो कंपनी का जर्नी करने के लिए काफ़ी है। बाकी एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल चुके हैं। तो बेस्ट तरीके से एक डेटा आपको देखने को मिले और इसी के अकॉर्डिंग कंपनी लगातार भागते चले जा रहा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, पॉजिटिव हूँ और आपके क्या व्यू है ज़रूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है गारमेंट महिंद्रा लाइफस्टाइल लिमिटेड। तो गारमेंट महिंद्रा लाइफस्टाइल लिमिटेड जो एक सिर्फ 61 करोड़ के कंपनी है। 61 करोड़ के कंपनी इतनी छोटे कंपनी के ऊपर अगर डेटा को देखा जाए तो कंपनी देखिए 2 रुपीज़ से 7 रुपीज़ तक जर्नी कर दिया। 2 रुपीज़ से 7 रुपीज़ का मतलब आप सोचिए 3 गुना रिटर्न दिया वो भी 1 साल के अंदर-अंदर। और इस 3 गुना रिटर्न देने के बाद शायद मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया कि मुझे इन्वेस्टर को खुश करना पड़ेगा। इसलिए कंपनी ने क्या किया बोनस अनाउंसमेंट कर दिया। हर एक के बदले कंपनी 1 शेयर बोनस देने जा रहा है। देखिए कुछ ही दिनों पहले देखा जाए तो अगस्त मंथ में 23rd ऑफ अगस्त में कंपनी क्या किए थे 1 के बदले 1 शेयर बोनस दिया था। तो अचानक ऐसे फिर से बोनस देने का रीज़न क्या बना मुझे तो पता नहीं। हाँ, मुझे सिर्फ़ यही देखने को मिला कि कंपनी इतने जल्द से जल्द 1 मंथ के अंदर फिर से एक बार बोनस देने का जो अनाउंसमेंट किया है, वो सिर्फ़ के सिर्फ़ पब्लिक को यहाँ पे रखने के लिए क्योंकि देखिए प्रमोटर के बाद इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, पूरा का पूरा पब्लिक है। पब्लिक इसको माल बेचकर भाग ना जाए, तो इसलिए उसको खुश करने के लिए क्योंकि शेयर में पहले ही एक जंप देखने को मिला है, तो इसको 1:1 का बोनस मिलेगा मतलब मान के चलिए जिस दिन बोनस मिलेगा अगर 7 रुपीज़ उस दिन शेयर के प्राइस रहे, तो साढ़े 3 रुपीज़ हो जाएगा। 50% तो डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो इसीलिए शायद कंपनी बोनस का अनाउंसमेंट किया है। तो बाकी आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार नहीं 4 बार ज़रूर सोचना और बाकी कंपनीज़ के ऊपर जो मैं डिस्कशन किया हूँ, एक बार आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत करके ही काम करना। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो इसीलिए मेरे बात को डायरेक्टली रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।